प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पठित गद्यांश का भी अभ्यास किया। आज हम काव्यांश का अभ्यास करेंगे। काव्यांश होता क्या है? हिंदी की दो विधा होती हैं, गद्य और पद्य। तो जो गद्य है उसमें क्या आता है? कहानी आता है, लेख आता है। और पद्य जिसे हम कविता भी कहते हैं आम भाषा में, तो कविता का अगर अंश होता है तो उसे काव्यांश कहा जाता है। तो अब इसमें कुछ कविता की पंक्तियाँ दी होंगी जो हमारे पाठ से ही ली गई होंगी। तो पहले हम उनको पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये होगा हमारा पठित काव्यांश। पठित क्यों? क्योंकि हमने इस कविता को पहले पढ़ा है, इसीलिए यह पठित काव्यांश कहलाया। तो परीक्षा में ये भी आ सकता है, इसीलिए आज हम आपको एक इसका अभ्यास करा देते हैं। फिर शुरू करते हैं अपना पठित काव्यांश। तो पहले हम लिखेंगे कविता के कुछ अंश हैं, उसको लिख लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। हम दो काव्यांश लेंगे। ये हमारा पहला काव्यांश है। पठित काव्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पठित इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे पाठ्य पुस्तक से आ रहा है और हम मान के चलते हैं कि आपने इसे पढ़ा है। तो शुरू करते हैं अपना पठित काव्यांश। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियाँ लिखेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो लिखते हैं कविता की पंक्तियाँ। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया, पूर्ण विराम। जितनी फैली खुशियां, उससे किरणें ज्यादा फैली, ज्यादा रंग घोला, और उभर कर ऊपर आया, सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला, पूर्ण विराम। तो बच्चों ये था हमारा, हम कहेंगे ये हमारा
काव्यांश या कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। ये कविता हमने पढ़ रखी है, तो इसको करने का भी यही तरीका है। जैसा हमने पठित गद्यांश में किया, जैसा हमने अपठित गद्यांश में किया, ठीक उसी तरह हम पठित काव्यांश में भी करेंगे। इसको 2-3 बार पढ़ना है। आपने ये कविता पहले भी पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी जो कविता की पंक्तियाँ जो दी हुई हैं उन्हें हमें कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है, तभी हम उसके दिए गए उत्तर सही ढंग से कर पाएंगे। तो जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि जो उत्तर पूछे जाएंगे इसी में से ही पूछे जाएंगे। इसीलिए हमें उसी भाग को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। गाँव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नस गया, जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। तो ये जानते ही हैं, ये सूरज की बात किया है कि सूरज के आने पर गांव गली में शोर, हर जगह के लोग जाग जाते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं, इसीलिए चहल पहल हो जाता है। तो यहाँ शोर का क्या मतलब है कि गांव गली में हर जगह चहल पहल हो गई, और केवल गांव गली ही में नहीं, जंगल में भी मोर या पशु पक्षी जाग गए और मोर नाचने लगा। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। लोग खुश हो जाते हैं, सुबह अपने काम में के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं अंधकार को दुख का भी प्रतीक माना जाता है और उजाले को खुशी का। तो जब सूरज की किरणें आती हैं तो अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है। तो इसीलिए उसको खुशियों से उसकी तुलना की गई, और खुशियाँ तो खुशियाँ फैली, उससे ज़्यादा किरणें, मतलब एक बार जब सूर्योदय हो जाता है तो रोशनी या किरणें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, सूरज उगने लगता है और चारों तरफ उजाला छा जाता है। ज़्यादा रंग घोला, मतलब जैसे जैसे सूरज उग रहा था, उदय हो रहा था, सब जगह हरियाली छा। रात को सबका एक ही रंग हो जाता है, काला, सब अंधकार में डूब जाते हैं। लेकिन जब सूरज निकलता है तो तरह तरह के फूल पौधे, पशु पक्षी जाग जाते हैं, और वो जो वातावरण, जो दुनिया होती है, वो रंगीन हो जाती है। तो इसीलिए रंग के बारे में बताया। और जैसे जैसे सूरज उभर करके ऊपर आता है, जैसे पौधा धीरे धीरे उगता है, ठीक उसी तरह वह भी उभरता है। पहले नीचे धरती में समाया रहता है, लेकिन हमें उगता हुआ दिखता है, और सब उसका स्वागत, अगवानी का अर्थ होता है स्वागत, सब उसका स्वागत अपने दिल के द्वार के खोल करके करते हैं। सूरज को हर कोई चाहता है, क्योंकि रात के अंधेरे से अब लोगों को मुक्ति मिल गई है। अब नए जोश से वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो अच्छा, इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न उत्तर। आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पे। तो पहला है प्रश्न, इसे लिखते जाएंगे, साथ साथ ही करते जाएंगे। एक तरह से अभ्यास हो रहा है, ये नई चीज़ नहीं है। ये कविता हमने पढ़ी रखी है, तो इसीलिए हम नहीं कहेंगे कि नई चीज़ है। तो शोर कहाँ मच गया, अब गलतियों पे आ जाते हैं। बच्चे कौन सी गलतियां सबसे ज़्यादा करते हैं। शोर कहाँ मच गया, जितना पूछा जाता है उतना ही हमें उत्तर देना है। उत्तर भी वाक्य में देना है, शब्द में नहीं। कुछ बच्चे लिख देते हैं गांव गली में,
गांव गली, ये गलत है, पूरा लिखना है। शोर गांव गली में मच गया, शोर गांव गली में मच गया। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी कविता की पंक्ति रख देते हैं कि पंक्ति की पंक्ति ही उतार के रख देते हैं, जो गलत है। हमें अपने शब्दों में इसका उत्तर देना है, न कि कविता की एक या दो पंक्तियों को उतार के रख देंगे तो ये गलत होगा। और शब्द में भी इसका उत्तर नहीं देना है। मैंने आपको बताया है कि इसका उत्तर हम शब्द में नहीं देंगे, वाक्य में देंगे। तो लिखेंगे शोर गांव गली में मच गया, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ऐसे लिखा जाता है। जितना प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही हम उत्तर लिखें। दूसरा है अगवानी, एक नया शब्द था। अगवानी का अर्थ लिखें। अगवानी का अर्थ पूछा है। अगवानी का अर्थ स्वागत होता है। वाक्य में भी लिख सकते हैं, कई प्रश्न में हम शब्द में भी लिख सकते हैं। अगर कोई विलोम शब्द पूछा है तो एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा प्रश्न पूछा है शोर कहाँ मच गया, तो हम लिखेंगे शोर गांव गली में मच गया, और उत्तर वाक्य में होना चाहिए। इसका हम हमेशा ध्यान रखें। अगवानी का अर्थ है, शब्द अर्थ पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें शब्द अर्थ लिखें। अगवानी का अर्थ क्या होता है, स्वागत। हम वाक्य में भी लिख सकते हैं या फिर शब्द में भी। जब अर्थ की बात आई है तो लिखेंगे अगवानी का अर्थ होता है स्वागत। अगवानी का अर्थ होता है स्वागत। अगवानी का अर्थ स्वागत होता है। होता है। तीसरा प्रश्न, इस कविता का नाम लिखें। यह भी पूछा जा सकता है क्या आप कविता को पहचान गए हैं कि नहीं। इस कविता का नाम लिखें। तो कविता का नाम है सूरज का गोला। इस कविता का नाम सूरज का गोला है। सूरज का गोला, ये कॉमा में डाला है पूर्ण विराम। तो कोशिश हमें यही करनी है कि वाक्य में ही लिखना है, शब्द में लिखने की कोशिश मत करें। तो देखो एक बार मैं दोहरा देता हूँ मिटाने से पहले, एक बार इसे ध्यान से समझ लिया जाए। शोर कहाँ मच गया, तो जगह का नाम पूछा है। शोर गांव गली में मच गया। हमें आंसर टू दी पॉइंट सटीक होना चाहिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। अगवानी का अर्थ लिखें। अगवानी का अर्थ स्वागत होता है। स्वागत होता है, तो हम उतना ही लिखेंगे जितना हमसे पूछा जाएगा। इस कविता का नाम लिखें। तो ये याद रखिएगा बच्चों, कविता का नाम, कवि का नाम, ये पूछा जा सकता है। परीक्षक ये जानना चाहेगा क्या आप अभी भी कविता का नाम जानते हैं। ये तो आपके पाठ्य पुस्तक है। क्या आप कवि का नाम जानते हैं? कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है। तो इसको भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं। इस कविता के कवि कौन है? चौथा है, इस कविता
के कवि कौन हैं? उत्तर, हमें कवि का नाम है। कवि वह व्यक्ति होता है, कवि वह व्यक्ति होता है जो कविता की रचना करता है या कविता लिखता है। तो ये कविता किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र। लेकिन इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो हमने जी लगाया है क्योंकि कभी आपसे बड़े हैं उम्र में, तो अपने से बड़े वाले को व्यक्ति के लिए हम जी लगाते हैं। और हैं क्यों लगाया है? सम्मान देने के लिए, आपको बताया था। तो 5वां प्रश्न है हमारा, प्रश्न 5। पट का अर्थ लिखिए। पट शब्द का अर्थ लिखिए। एक शब्द में भी लिख सकते हैं, शब्द अर्थ में। विलोम शब्द में आप उत्तर एक शब्द में भी दे सकते हैं। पट का अर्थ होता है दरवाजा। दरवाजा। तो केवल विलोम शब्द में या फिर किसी शब्द अर्थ में हम एक शब्द में भी अर्थ लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ वाक्य से भी अर्थ लिखते हैं तो अभी भी गलती नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पट शब्द का अर्थ होता है दरवाजा, या फिर सीधा आपने दरवाजा लिखा है, वो भी सही है। तो बच्चों, हमारे पास और एक कविता है, हम उसका भी अभ्यास करते हैं। आज हमने जब अभ्यास करने का ठान ही लिया है तो हम एक और कविता है उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। तो हमारा आपने इसे कर लिया है, हम अपनी दूसरी कविता पे चल रहे हैं। तो हमारी दूसरी कविता है, एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। पट का अर्थ लिखिए दरवाजा। पट का क्या अर्थ होता है? दरवाजा। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 2। जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले हम कविता की पंक्तियां लिखते हैं। तो लिखते हैं, मन करता है, मन करता है पंछी बन उड़ जाए हम, उड़ जाए हम। सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम, मन करता है। दूर देश रहती हैं परियां,
लाल रूपहली सुंदर परियां जादू की छड़ जादू की छड़ लिए हाथ में छू मंतर हो जाए हम हो जाए हम। तो बच्चों ये थी हमारी पंक्तियाँ, कविता की पंक्ति। जैसा कि आपको नियम पता ही है, कम से कम 2 या 3 बार इसको पढ़ना है। तो एक बार हम पढ़ के आपको दिखाते हैं। मन करता है पंछी बन, मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते दूर दूर हो जाएं हम, दूर दूर हो आए हम। मन करता है दूर देश रहती हैं परियां, लाल रूपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में छू मंतर हो जाएं। तो ये आपने कविता पढ़ी है। सबसे पहले कविता पढ़ते ही आपको कविता का ख्याल आ जाता है, अरे तो हमारी पाठ्य पुस्तक का है, इसका तो ये अर्थ है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन हमें उत्तर इन्हीं पंक्तियों से मिलेगा। कुछ बच्चे कहीं और से उत्तर लिख देते हैं, उस बात गलत है। हमें इन्हीं पंक्तियों से ही उत्तर मिलेगा, इसीलिए हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते दूर दूर हो आए हम। मन करता है दूर देश रहती हैं परियां, लाल रूपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में छू मंतर हो जाएं। तो बच्चों की कल्पना के बारे में लिखा। जो छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी कल्पना करते हैं, और उनको घर में बंद नहीं रखा जा सकता। वे घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, और उन्हें नई नई चीज़ें जानने की इच्छा होती है। बड़े लोगों में भले ही इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चों ने अभी दुनिया नहीं देखा है, पूरा घूमा नहीं है, संसार के बारे में नहीं जानते हैं, तो वे दूर दूर जा कर के घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दुनिया को समझना चाहते हैं। तो ये था इसका भावार्थ तो आपको पता ही है। अगर नई कविता होती तो बहुत मुश्किल होती, लेकिन आपको जो गद्यांश है केवल गद्यांश आएगा, काव्यांश कोई भी अपठित नहीं आएगा, काव्यांश हमेशा पठित ही आएगा, ये है नियम। पहला प्रश्न हम लिखते हैं। यहाँ हम कौन हैं? तो हम जानते हैं यहाँ हम किसके लिए प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पे सभी बच्चों के लिए, बच्चे बोल रहे हैं कि हम दुनिया देखना चाहते हैं, हम सूरज चंदा से बतियाना चाहते हैं, परियों के देश में जाना चाहते हैं, पक्षी बन कर के उड़ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सभी बच्चों के लिए, तो केवल बच्चे लिख देंगे या सभी बच्चे, तो ये गलत है, हमें पूरा वाक्य लिखना है। मैंने आपको बताया था जब भी हम लिखेंगे ऐसे प्रश्न तो उत्तर सब वाक्य में लिखा जाए। कुछ बच्चे और गलती करते हैं, वो कविता की 2-3 पंक्तियां यहाँ उतार के रख देते हैं, तो ये गलत है। आपको जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर देना है और अपने शब्द में वाक्य बनाना है, न कि कविता की कुछ पंक्तियों को उतार के रख देना है। तो लिखेंगे यहाँ हम सभी बच्चों के लिए, सभी
बच्चों, यहाँ हम सभी बच्चे हैं। यहाँ हम सभी बच्चे हैं। तो सभी बच्चों के लिए प्रयोग किया पूर्ण विराम। तो हम यहाँ पे सभी बच्चे के लिए, सभी दुनिया के सभी बच्चों के लिए ही किया गया। दूसरा प्रश्न है, बच्चे पंछी बनकर क्या करना चाहते हैं? बच्चे पंछी बनकर क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हमें पता है पंछी दूर दूर तक घूम आते हैं, इसीलिए बच्चे घूमना चाहते हैं। लेकिन ये बच्चे पंछी बनकर दूर दूर घूमना चाहते हैं। दूर दूर घूमना चाहते हैं, चाहे वो सूरज और चंदा से बात करना चाहते हैं, या फिर वो दूर देश की परियों की दुनिया में जाना चाहते हैं। वे घूमना चाहते हैं, दूर दूर तक घूम के आना चाहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, इस कविता का नाम लिखिए। इस कविता का नाम लिखें। हमें पता है कविता का नाम, उत्तर लिखेंगे। इस कविता का नाम मन करता है। अब इसके बाद है लिखा है, वो कविता का हिस्सा था। मन करता है। तो है दो बार क्यों लिखा? एक तो कविता का नाम है, मन करता है, उसके बाद हमने है लग के पूर्ण विराम लिखा। अब हम चलते हैं छू मंत्र का अर्थ लिखिए। एक नया शब्द आया है, छू मंत्र। छू मंत्र का अर्थ लिखें। तो शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है। अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप उसका कविता के किसी शब्द का अर्थ भी जानते होंगे। तो छू मंत्र का अर्थ होता है, आपको पता है छू मंत्र का गायब हो जाना। छू मंत्र का अर्थ होता है गायब हो जाना। तो बच्चों, ये था हमारा पठित काव्यांश। तो आपने एक और चीज़ देखा कि हम जब लिख रहे हैं हम तो पूरा वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ बच्चे एक शब्द का लेते हैं, उत्तर हमेशा वाक्य में देना है, वो भी अपने वाक्य में। छू मंत्र का अर्थ लिखें। छू मंत्र का अर्थ होता है गायब हो जाना। ऐसे वाक्य बनाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने आज पठित काव्यांश का अभ्यास किया। इसी तरह आप भी करते रहेंगे। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो इसीलिए अपनी कविता को पढ़ना है,
कवि का नाम भी आपको याद रखना है, कविता का नाम भी याद रखना है, और जो शब्द आए हैं कविता के उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि वे भी पूछा जा सकता है। तो अभ्यास जारी रखेंगे। आज के लिए इतना है।